ऑलराइट, सो लास्ट क्लास में हमने एग्रीकल्चर के करंट अफेयर्स कंप्लीट कर लिए और अमर्जिंग मार्केट या अमर्जिंग सेक्टर्स के करंट अफेयर्स शुरू किए थे, जिसमें हमने स्पेस इकोनॉमी पढ़ा एंड टेक्निकल टेक्सटाइल वाला टॉपिक पढ़ा। ठीक है, टुडे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैपिंग स्कीम। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैप स्कीम या पॉलिसी। वॉलंटरी व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी। ठीक है, announced in the budget of 2023-24, दो हजार तेईस चौबीस के बजट में इसको अनाउंस किया गया। ठीक है, गवर्नमेंट कहते कि जो BS4 या BS5 पैरामीटर्स के जो इंजन्स हैं उनके अकॉर्डिंग जिनका उनका कार्बन एमिशन कैपेसिटी है, ठीक है, तो उनको आप उनकी जो RTO है या उनकी जो पासिंग है वो दोबारा रिन्यू करवाने की बजाय आप उनको स्क्रैप करो। ठीक है, इंडिविजुअल्स के लिए ये फिजिबल नहीं हुआ। इंडिविजुअल्स कहते कि जी हम तो उसी को रिन्यू करवाना बेटर समझेंगे। तो फिर गवर्नमेंट ने जब ये अनाउंस किया तब पहले इनको इंडिविजुअल्स के लिए अनाउंस किया था, बाद में इसको इम्प्लीमेंट कर दिया था फॉर कार इंडस्ट्रीज। बाद में इसको कार इंडस्ट्रीज के लिए इम्प्लीमेंट कर दिया था कि बहुत सारे कार कंपनीज में या शोरूम्स में हम देखते हैं कि स्क्रैप व्हीकल्स पड़े रहते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं उनको आप गवर्नमेंट को संभलवा दो। ठीक है, गवर्नमेंट उनसे अगर कुछ रॉ मटेरियल एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं तो वो करेंगे। ठीक है, रिसाइकिल करेंगे, रीयूज करेंगे और रिड्यूस करेंगे कार्बन एमिशन। इसको 3R फॉर्मूला बोलते हैं। 3R फॉर्मूला। 3R फॉर्मूला क्या कहता है? रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ कार्बन एमिशन, रीयूज एंड रीसाइकिल। ठीक है, नाउ इसमें लिखिए कि किस तरीके से ये वर्क करेगा। इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। इम्प्लीमेंटेड अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे government will create government will create registered vehicle scrapping facilities. Government will create registered vehicle scrapping facilities. Under this policy, government will urge under this policy, government will urge URGE, government will urge commercial or passenger vehicle manufacturers, commercial or passenger vehicle manufacturers to offer them multiple incentives, to offer them multiple incentives with respect to scrap their old vehicles, who do not qualify, which do not qualify, the fitness test
अंडर अंडर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस, ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशंस। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते सबसे पहले इसकी इम्प्लीमेंटिंग बॉडी क्या है? इम्प्लीमेंटिंग बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। ठीक है, उसके अंडर गवर्नमेंट कहते कि हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स बनाएंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपने अपने बाइक या कार का कभी पॉल्यूशन बनवाया है, ठीक है, वो क्या करते हैं, अभी वो सारा मैनुअल प्रोसेस है। ठीक है, एक पर्सन वहाँ पर प्रेजेंट होगा, ठीक है, वो कार्बन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग चेक करेगा कि पोल्यूशन कितना एमिट हो रहा है, बट फिर भी कोई नहीं जी, 50 रुपये तो वो पोल्यूशन बनाकर दे देते हैं। ठीक है, और इसमें ये भी कोई पॉइंट नहीं है कि जी कितना कार्बन एमिशन हो रहा था, चेक किया नहीं किया, बट गवर्नमेंट कहते हैं हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, जिसमें जो हम कहते हैं कि ह्यूमन एरर आने के जो चांस हैं वो ना हो। ऐसा नहीं कि जी आप 50 रुपये फीस लेने के चक्कर में किसी का भी पोल्यूशन जो है वो पास कर दोगे। तो हम ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स बनाएंगे जिसमें फुली मॉडर्नाइज तरीके से हम विद द हेल्प ऑफ मशीनरी ये चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे कि हम कार्बन एमिशन इंटेंसिटी चेक कर सकें उन व्हीकल्स का जो व्हीकल्स टेस्टिंग में फेल हो गए। ठीक है, तो जो व्हीकल टेस्टिंग में फेल हो गए अब उनका क्या किया जाए? गवर्नमेंट कहते हैं हम उनके लिए बनाएंगे रजिस्टर्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज, जहां पे गवर्नमेंट ऑथराइज्ड स्क्रैपिंग फैसिलिटीज होंगे। अगर यहाँ पे आप अपने व्हीकल को स्क्रैप करके आओगे तो उसमें गवर्नमेंट आपको इंसेंटिव प्रोवाइड करेंगे। ठीक, अब इंसेंटिव कैसे प्रोवाइड किया जाएगा उसमें लिखिए the manufacturers will receive the manufacturers will receive the manufacturers will receive incentives like allowance of partnership, allowance of partnership for registered vehicle scrapping facilities। ठीक है, मैन्युफैक्चरर्स को ये एक इंसेंटिव दिया गया कि अगर आप व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने से के लिए अच्छे से हेल्प करोगे तो गवर्नमेंट आपके साथ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल में ये रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज ओपन करने के लिए आपको परमिशन प्रोवाइड करेंगे, अलाउ करेंगे आपको। पहला इंसेंटिव। दूसरा इंसेंटिव, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट विल प्रोवाइड स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स, गवर्नमेंट स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, इससे क्या होगा कि से फॉर एग्जांपल किसी मैन्युफैक्चरर ने अपने गवर्नमेंट को इम्प्लीमेंट करने में हेल्प किया कि हम स्क्रैपिंग पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने में हेल्प करते हैं। अब उसमें गवर्नमेंट कहते हैं कि एक हमें तुम्हें बेनिफिट दे रहे हैं कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप करेंगे तुम्हारे साथ और रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी तुम्हें बनाने के लिए परमिशन दे देंगे। पहला बेनिफिट। दूसरा बेनिफिट कि हम तुम्हें स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट अलाउ करेंगे। अगर तुम हमारे साथ स्क्रैपिंग फैसिलिटी नहीं भी बनाना चाहते फिर भी हम तुम्हें स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे जिसको तुम अपने शोरूम में लगा लेना। अब उसमें होगा क्या, अगर किसी मैन्युफैक्चरर के पास ये स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट होगा, ठीक है, तो वो स्क्रैप्ड पार्ट्स भी एक्सेप्ट कर सकता है कस्टमर से। ठीक है, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ मैन्युफैक्चरर को ही ऐड किया जाए इस पॉलिसी में, अल्टीमेटली सिटीजन्स को भी, इंडिविजुअल्स को भी तो ऐड किया जाएगा। तो इंडिविजुअल्स को कैसे ऐड किया जाए उनके लिए बना दिया स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट। से फॉर एग्जांपल मारुति कंपनी में गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट।
मारुति कंपनी वालों ने ऑल ओवर इंडिया जितने भी अपने शोरूम है वहाँ शोरूम की दीवार पर टांग लिया है सर्टिफिकेट, और कस्टमर को बोला कि अगर आप अपना कोई स्क्रैप्ड मटेरियल भी, कोई स्क्रैप्ड टूल भी अपने व्हीकल का हमें सबमिट करके जाओगे तो हम नए टूल में आपको डिस्काउंट देंगे, या जब भी आप ये कार स्क्रैप करके जाएंगे हमारे पास, ये व्हीकल अपना स्क्रैप करके जाएंगे तो हम आपको नए व्हीकल में ज़्यादा डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, वो कितना डिस्काउंट प्रोवाइड करने की बात है इसमें लिखिए, द मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड 3% डिस्काउंट, द मैन्युफैक्चरर विल प्रोवाइड 3% डिस्काउंट ऑफ द एक्स शोरूम प्राइस। The manufacturer will provide 3% discount of X showroom price for commercial vehicles, and 1.5% discount of X showroom price on passenger vehicles. 1.5% discount on X showroom price of passenger vehicles. ठीक है, इनिशियली जब ये पॉलिसी आया था, व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी, ये 2021 में आया था, अनाउंस कर दिया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ठीक है, दोबारा इसको अनाउंस किया गया बजट 2023-24 में। ठीक है, और फरवरी 2024 में ये व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हुए ये प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, जिसमें गवर्नमेंट कहते कि हम रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटीज बनाएंगे, ऑटोमेटेड टेस्टिंग सेंटर्स लॉन्च करेंगे। ठीक है, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की मदद से रजिस्टर्ड व्हीकल स्क्रैपिंग फैसिलिटी बनाने का उनको अलाउ करेंगे या स्क्रैपिंग सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करेंगे, सो दैट वो अपने कस्टमर्स को भी पुश कर सकें डिस्काउंट या इंसेंटिव प्रोवाइड करके कि आप हमें अपना स्क्रैप मटेरियल या स्क्रैप व्हीकल प्रोवाइड करके जाओ, हम आपको एक्स शोरूम प्राइस पर नए प्रोडक्ट के लिए डिस्काउंट प्रोवाइड करें। ठीक है, मान लीजिए मेरे पास एक बाइक है, ठीक है, वो मैंने परचेज किया 2020 में। ठीक, 15 साल का इसका इनिशियल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बन के आया, 2035 तक ये चलेगा। 2035 के बाद अब गवर्नमेंट ने इसको भी रिन्यू करने का तो मुझे ऑफर दिया हुआ है, बट क्योंकि इसकी कार्बन इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, प्लस ये जो ओवरऑल इसका हम कहेंगे फ्यूल कैपेसिटी है वो भी अब लो हो गया है, ये ज़्यादा फ्यूल कंज्यूम करने लगा है, तो गवर्नमेंट जो इसका फिर रजिस्ट्रेशन रिन्यू करेंगे वो वैसे ही ज़्यादा महंगा होगा। तो गवर्नमेंट कहते हैं उसकी बजाय अगर ये तुम गाड़ी या ये बाइक मार्केट में डायरेक्टली किसी अनऑथराइज्ड डीलर को सेल करने की बजाय तुम ऑथराइज्ड डीलर को, कंपनी वालों को ही तुम वहाँ पर उनको स्क्रैप के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड कराओ। नो डाउट तुम्हें यहाँ पर जब ये गाड़ी तुम अपनी बाइक वहाँ उनको छोड़ के आओगे, बेच के आओगे, तुम्हें पैसा कम मिलेगा, पर फिर उसी के लिए तुम्हें एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। जब भी तुम सेम कंपनी से नई बाइक परचेज करोगे तो 3% तुम्हें फॉर कमर्शियल व्हीकल एंड 1.5% फॉर पैसेंजर व्हीकल तुम्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा फॉर न्यू आइटम, एंड सेम फॉर द पार्ट्स ऑल्सो। पार्ट्स के लिए भी यही पॉइंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये व्हीकल मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम या व्हीकल मॉडर्नाइजेशन स्कीम, ठीक है, ये ना गवर्नमेंट जो करते हैं ऐसे कुछ इमर्जिंग सेक्टर्स में काम, ये चलता है थोड़े से फॉरेन सेक्टर्स को देखते हुए, फॉरेन कंट्रीज़ को देखते हुए। ठीक है, इंडिया में जो ऑटोमेटिक लाइट्स ऑन रहने लगी हैं बाइक्स की या स्कूटीज़ की, ठीक है, वो पॉइंट कहाँ से आया कि नितिन गडकरी जी रशिया घूमने गए हुए थे।
ठीक है, चलो घूमने तो क्या, किसी मिनिस्ट्रियल विजिट पर गए होंगे। ठीक है, अब रशिया का लोकेशन ऐसा है कि हाफ ऑफ द रशिया में 8-8 महीने के लिए बहुत कम सन रेज देखने को मिलती हैं। तो वहाँ उन्होंने अपने इंजन जैसे बनाए हुए हैं और अपने व्हीकल जैसे बनाए हुए हैं कि जो ऑटोमेटिकली उनके लाइट जो है वो ऑन रहते हैं। ठीक है, उसी सेम टेक्नोलॉजी को गडकरी जी ने, ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने हमारे, वो BS6 इंजन में लॉन्च करवा दिया। ठीक है, तो वो पॉइंट क्या है कि BS6 इंजन तो हमने अडॉप्ट किया कार्बन इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग, बाकी जो उसमें जो टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया गया उसकी नीड नहीं थी। ठीक है, अगर हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें, बैटरीज का यूटिलाइजेशन इंक्रीज होगा, बैटरीज ज़्यादा जल्दी कंज्यूम होंगी। ठीक है, उनको ज़्यादा जल्दी उनका एसिडिफिकेशन कराना पड़ेगा। अगेन इंटेंसिटी लेवल तो फिर बढ़ेगा ही इकोनॉमी में, कम कैसे करोगे आप। ठीक है, और जितना ज़्यादा एक लाइट बल्ब अगर वो हम ऑन रख रहे हैं तो वो भी तो हीट ही क्रिएट करेगा। ठीक, तो ये इमर्जिंग सेक्टर्स में ना ज़्यादा जो पॉइंट रहेंगे वो ऐसे से पॉइंट रहेंगे कि इनमें अभी डायलेमा होगा कि इनको अगर तो अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए, फिर भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जो शायद अभी हम सोच नहीं पा रहे कि इनमें क्या कुछ ड्रास्टिक इफेक्ट देखने को मिल सकते। ठीक है, हाँ जी मान साहब, बोलो बोलो। क्या चीज? बिना अगर कोई व्हीकल का रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है मेरे पास तो क्या हम उसको स्क्रैप कर सकते हैं? अनऑथराइज्ड नहीं है, वो कबाड़िए के पास ही जाएगा। आप ये सोचिए कि सब कुछ चाहते हैं, वो सब कुछ चाहते हैं। अगर आप सेकंड ऑनर भी है ना अपने व्हीकल के, तो फर्स्ट ऑनर की भी डिटेल्स चाहते हैं। ठीक है, वही तो इसीलिए तो मैंने ये कहा कि ये हम फॉरेन को कॉपी करने के चक्कर में करते रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन जो है वो थोड़े स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस चाहता है। ठीक है, ये आप पुलिस चौकी में चले जाओ, वहाँ पर जो वो चोरी का बाइक कार पकड़ते हैं, ठीक है, वो गल गए, लिटरली उन पे इतना ज़्यादा रस्ट लग गया है कि वो गल चुके हैं। ठीक है, उनको नहीं तुम स्क्रैपिंग पॉलिसी में लेके आ रहे, हम अपना जो पाई पाई जोड़ के जो गाड़ी बनाई है हम स्क्रैप कर दें। ठीक है, तो एक ना पॉइंट क्या है कि जैसे वो कहते हैं ना कि एक बतख, एक डक, तो जब वो पानी में तैर रही है तो वो बड़ी सुंदर लगती है। ठीक है, पर पानी के नीचे अगर देखे तो वो कितना स्ट्रगल कर रही है तैरते रहने के लिए, उसका नहीं पता। तब सेम हालत इंडियन इकोनॉमी की है। ऊपर से तो सब बढ़िया बढ़िया, GDP बढ़ रही है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है। ठीक है, ग्रास रूट लेवल पर क्या कुछ बेवकूफ़ियाँ चल रही हैं PPP के नाम पर। ठीक है, वो पता सबको है, बस ठीक है चलते रहने दो। गवर्नमेंट ने अपनी जो अपर हायरार्की की इमेज है वो इतनी सही बना ली और अपनी फील्डिंग इतनी सही सेट कर रखी है कि कोई कुछ बोल नहीं रहा। ठीक है, तो वो एक पॉइंट है जी, अब क्या कर सकते हैं। ज़्यादा मैं बोल नहीं सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, नाउ इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज। ठीक है, कोर इंडस्ट्रीज क्या होता है? कोर इंडस्ट्रीज होते हैं जो किसी भी कंट्री का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी हैं। व्हाट विल बी कवर्ड अंडर बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर? रोड्स, रेलवेज, मतलब किसी भी टाइप का ट्रांसपोर्टेशन, एंड एजुकेशन, एजुकेशन सेक्टर। तो रोड्स, रेलवेज, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी,
इसे हम किसी भी कंट्री का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर बोलते हैं। अब उस बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को पंजाबी कहते हैं जी मूलभूत ढांचा, ठीक है। तो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को हम कैसे इंटैक्ट रख सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं, उसके लिए जो इंडस्ट्रीज जरूरी हैं उनको नाम दिया कोर इंडस्ट्रीज का, ठीक है। तो यहां पर हम 8 इंडस्ट्रीज को कोर इंडस्ट्रीज का पार्ट बनाते हैं, ठीक। तो नाम लिखिए कौन कौन से 8 इंडस्ट्रीज हैं। सबसे पहले सीमेंट, सेकंड क्रूड ऑयल, सीमेंट, क्रूड ऑयल, थर्ड कोल, फोर्थ इलेक्ट्रिसिटी, फिफ्थ स्टील, सिक्स्थ नेचुरल गैस, सेवेंथ पेट्रोलियम रिफाइनरी प्रोडक्ट्स एंड एट्थ और ये न्यूली एडिड है फर्टिलाइजर्स, क्योंकि अब हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर को भी ऐड करना चाहते हैं। ऐड किया नहीं है अभी, बट हम बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर में एग्रीकल्चर को भी ऐड करना चाहते हैं। तो इंडेक्स में हमने फर्टिलाइजर्स को ऐड कर लिया है, ठीक है। अब ये 8 इंडस्ट्रीज हैं, इनका एक इंडेक्स बनता है। वो इंडेक्स क्या शो करेगा? प्रोडक्शन कैपेसिटी। इंडेक्स शो करेगा प्रोडक्शन कैपेसिटी, कि इंडिया में कितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है अपनी इन कोर इंडस्ट्रीज का, जिससे आप अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन तरीके से बिल्ड कर सकते हो, ठीक। इसमें लिखिए क्या करंट अफेयर आया। कंबाइंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज, कंबाइंड इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज increased by combined index of core industries increased by 6.7%, 6.7% in 2024 compared to 2023, compared to 2023, ठीक है। 2022-23 के मुकाबले 2023-24 में 6.7% इंक्रीज आया इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज में कंबाइंड, ठीक है। अब यहां पर ना एक पॉइंट समझना है। आपको याद है कि हमने 2023-24 का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बढ़ा था? 23-24 का जीडीपी ग्रोथ रेट कितना बढ़ा था हमने? 8.2% जी, ठीक है। अब ओवरऑल जो आपका जीडीपी का ग्रोथ है और जो आपकी कोर इंडस्ट्रीज हैं वो सेम पेस पे ग्रो नहीं कर रहे। आपकी वैसे तो आपने इसको नाम दिया हुआ है कोर इंडस्ट्रीज का, जिसमें सीमेंट है, कोल है, क्रूड ऑयल है, वो 6.7% पे इंक्रीज कर रहे हैं, और जो आपका ओवरऑल जीडीपी है वो 8.2% पे इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। दैट मीन्स इंडियन इकोनॉमी में अभी भी सर्विस सेक्टर डोमिनेंट है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रमोट करना है उस पर ध्यान देना चाहिए। अब यहां पर ना एक और अगर मैं आपको साथ में पॉइंट बताऊं, पीएमआई स्टैंड्स फॉर परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स। परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स एक एग्रीगेट के रूप में हेल्प करता है कि इंडिया में इंडस्ट्री वाइज
कितने कितने रॉ मटेरियल परचेज किए गए किसी भी फैक्ट्री के परचेजिंग मैनेजर के द्वारा। ठीक है, मीनिंग लिख लीजिए आप। इट दिस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट दिस इंडेक्स PMI, परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स, indicates that what will be the level of production, what will be the level of what will be the level of purchasing of raw material, what will be the level of purchasing of raw material, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली, ब्रैकेट क्लोज कर लीजिए। इससे पहले क्या लिखा है? दिस इंडेक्स इंडिकेट्स दैट व्हाट विल बी द लेवल ऑफ परचेजिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब मतलब डोमेस्टिकली और इंटरनेशनली का मतलब कि जो रॉ मटेरियल परचेज किया गया है वो चाहे विद इन इंडिया परचेज किया गया है चाहे फॉरेन से इंपोर्ट किया है वो रॉ मटेरियल। ठीक है, इन द इंडियन इंडस्ट्रीज, लास्ट में लिख लीजिए इन द इंडियन इंडस्ट्रीज, इंडिया की इंडस्ट्रीज में क्या लेवल था रॉ मटेरियल परचेज करने का। अब वो रॉ मटेरियल चाहे आपने इंडिया से परचेज किया है या चाहे आपने इंपोर्ट किया है, दोनों हम इंक्लूड करेंगे। ठीक है, PMI का जो स्कोर है वो 2023-24 में अगर हम देखें तो वो इंक्रीज कर रहा है लगभग 7% पर। PMI का जो स्कोर है वो इंक्रीज कर रहा है लगभग 7% पर। ठीक है, इसका मतलब रॉ मटेरियल कितना खरीदा? 7% के इंक्रीज पर। प्रोडक्शन अभी भी हो रहा है 6.7% के इंक्रीज पर। ठीक है, अब यहां पर दो बातें निकल के आती हैं। पहला तो सिंपल सा कि प्रोडक्शन कम है, क्यों? शायद क्योंकि डिमांड कम होगी। ठीक, पर जनरल ऑब्जर्वेशन आप सब लोग भी जानते होंगे कि जी रेता बजरी तो मिलती नहीं पई, सीमेंट तो मिलता नहीं पिया। ठीक है, क्रूड ऑयल की, सीमेंट का, फर्टिलाइजर्स का तो मारो मार चल रहा है। फर्टिलाइजर्स तो हमें इंपोर्ट करने पड़ रहे हैं, तो डिमांड तो इंटैक्ट है, फिर प्रोडक्शन क्यों नहीं किया जा रहा? फिर वहां पे कॉन्सेप्ट आता है एक्सेस कैपेसिटी का। ठीक है, पढ़ा हुआ है। एक्सेस कैपेसिटी क्या कहता है कि जितने भी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली इंडस्ट्रीज हैं, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन वाली इंडस्ट्रीज हमने पढ़ी थी, जो एक सिमिलर काइंड के नेचर के प्रोडक्ट बना रही हैं, सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट बना रही हैं। ठीक है, जैसे नोकिया, सैमसंग, एप्पल। ठीक, अब ये क्या करेंगे? ये एक्सेस कैपेसिटी होल्ड करके रखेंगे कि जितना हमारा प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम लेस प्रोड्यूस करेंगे, ताकि हम जानबूझ के थोड़ा सा सप्लाई कम रखें और प्राइजेस हाई सेट कर सकें। ठीक है, क्या टाटा कंपनी या मारुति कंपनी या महिंद्रा कंपनी, इनके पास इतनी मारो मार चल रही है कि 4-4 महीने की वेटिंग है गाड़ियों की? ठीक है ना, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। और बल्कि इनको तो ये खुश होना चाहिए कि हाँ भाई हमारे प्रोडक्ट की डिमांड आ रही है, ये तो चाहे 2 फैक्ट्रीज 3 फैक्ट्रीज और ज़्यादा लगा लें और लोगों को और एम्प्लॉयज़ को अपने काम दें। पर इनको एक ये फंडा पता लग गया कि नहीं, डिमांड आ रही है तो हम जितनी कैपेसिटी पर प्रोड्यूस कर सकते हैं उतना कैपेसिटी पर प्रोड्यूस नहीं करेंगे, हम जानबूझ के अपनी कैपेसिटी को होल्ड करके रखेंगे। अगर प्रोड्यूस किया हुआ माल होल्ड कर लिया वो इलीगल है, उसको होर्डिंग बोलते हैं, जमाखोरी, वो तो गलत है। तो कहते हैं ठीक है, हम प्रोड्यूस ही नहीं करते, हम रॉ मटेरियल को होल्ड करके रखते हैं। ठीक है, तो एक तो ये सेकंड पॉइंट, आप अगर मतलब ऐसा कोट करना पड़ जाए आंसर में कि क्यों इंडस्ट्री में जो ये प्रोडक्शन लेवल है वो कम चल रहा है, तो मे बी देयर इज़ अ टीनी टाइनी चांस कि जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो एक्सेस कैपेसिटी को होल्ड करना चाहते हैं, वो जानबूझ के अपने फुल पोटेंशियल पे प्रोडक्शन नहीं कर रहे। ठीक है, और थर्ड पॉइंट क्या
बनता है कि क्यों जो पीएमआई है वो ज़्यादा है और जो इंडेक्स है कोर इंडस्ट्रीज का वो कम देखने में मिला। सिंपली वहाँ पे कि वो रॉ मटेरियल को इसलिए होल्ड करना चाहते हैं क्योंकि अभी उनको 2023-24 में रॉ मटेरियल सस्ता मिल गया होगा, उनको कोई इम्पोर्ट ड्यूटी कम लग गई, उनको कोई टैक्सेस कम लग गए, जीएसटी कम लग गई, तो उन्होंने रॉ मटेरियल जल्दी ज़्यादा खरीद लिया। या उनकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ये थी कि शायद फ्यूचर में रॉ मटेरियल महंगा ना हो जाए, तो अब सस्ता मिल रहा है, अभी ही ज़्यादा खरीद के रख लो। तो ये एक थर्ड पॉसिबिलिटी हो सकती है कि क्यों पीएमआई ज़्यादा है और प्रोडक्शन कम है। क्लियर? ठीक है। इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है वो सिंपली क्वेश्चन बनता है कि कंसीडर द फॉलोइंग इंडस्ट्रीज, 4 या 5 या 6 नाम, इनमें से कितने कोर इंडस्ट्री के इंडेक्स में एडेड है। ठीक, ओके। अब इसी से रिलेटेड, हाँ जी, हाँ, डिमांड वाला कि डिमांड, उन्होंने लगा डिमांड कम है इसलिए प्रोडक्शन नहीं हो पा रही। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड नवरत्न स्टेटस, नवरत्न या नवरत्न स्टेटस। इसमें लिखिए, क्या चीज? हाँ हाँ हाँ, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंटरनल ट्रेड, उसमें डिपार्टमेंट है डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, DPIIT जी। ठीक है, चलिए। नाउ नवरत्ना स्टेटस, ये कुछ इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया गया। ठीक है, ड्यूरिंग द होल दीज 2 ईयर्स, 2023-24 और 24-25, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज को प्रोवाइड किया गया है। इसमें से जो मेन एक नाम आप याद रख सकते हैं, IRCTC, IRCTC। ठीक है, ये इंडियन रेलवे का कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन है, जो इंडियन रेलवे में कैटरिंग और टूरिज्म को प्रमोट करता है। तो IRCTC को नवरत्ना स्टेटस प्रोवाइड किया गया कि ये भारत सरकार की नवरत्न कंपनी है। ठीक है, अब ये स्टेटस काम क्या करता है, इसका क्वेश्चन काफ़ी बार आता है मैच द फॉलोइंग में। 1990 में, 1990 में हमारे पास ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन था, एक ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ठीक है, देन इसका नाम बदल के कर दिया डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल प्रमोशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब गवर्नमेंट को पता लग गया कि हाँ, हमने अगले साल LPG पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है, फॉरेन की भी इंडस्ट्रीज आएंगी तो उनको भी प्रमोशन संभालना है, तो इस ब्यूरो को डिपार्टमेंट बना दिया, मतलब इसको थोड़ा ज़्यादा पावर्स के साथ ऑथराइज कर दिया। तब गवर्नमेंट को लगा कि हम कैसे डिफरेंशिएट करें अपने आप को प्राइवेट सेक्टर से या फॉरेन सेक्टर से, तो हम अपनी कंपनीज को कुछ नाम या कुछ स्टेटस दे देते हैं। ठीक है, तो जो हमारे पास CPSCs थे, CPSC स्टैंड फॉर सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। यार 2-3 बच्चे पढ़ते हैं क्लास में, बात के भी आंसर किया करो यार, ऐसे ऐसे मत किया करो। सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, या फिर हम इसको एक और आसान नाम से जानते हैं, PSU, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। ठीक है, तो गवर्नमेंट कहते हैं कि हम अपनी इंडस्ट्रीज को कैसे डिफरेंशिएट करें प्राइवेट सेक्टर से या फॉरेन सेक्टर से, उसके लिए हम क्या करते हैं, हम अपनी कंपनीज को कुछ स्टेटस प्रोवाइड कर देते हैं। तो 3 तरह के स्टेटस चलाने की बात आई, मिनी रत्न या मिनी रतन, नवरत्न एंड महारत्न। ठीक है, पर तब
1990 में ओरिजिनली दो ही चलते थे, ये मणिरत्न और नवरत्न। महारत्न का जो कॉन्सेप्ट है ये 2010 से शुरू हुआ। महारत्न का जो कॉन्सेप्ट है ये 2010 से शुरू हुआ। अब गवर्नमेंट का क्या क्राइटेरिया है अपनी किसी गवर्नमेंट कंपनी को मणिरत्न या नवरत्न या महारत्न स्टेटस देने के लिए? तो सबसे पहले मणिरत्न स्टेटस के पैरामीटर्स लिख लीजिए कि कौन सी कंपनी को गवर्नमेंट मणिरत्न कैटेगरी में लिखेंगे। जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मणिरत्न companies are divided into two parts, Miniratn category 1 and Miniratn category 2. Miniratn category 1 and Miniratn category 2, ठीक है। गवर्नमेंट कहते हैं इसमें अब मणिरत्न स्टेटस मिलेगा कैसे? सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट की ही कंपनी को ये स्टेटस मिल सकते हैं। पहला एलिजिबल कंडीशन क्या है कि आप सीपीएससी ही होने चाहिए, जरूरी, ठीक है। मतलब स्टेट पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस के लिए ये स्टेटस लागू नहीं होते, ठीक है। कि मान लीजिए जी पंजाब में पीएसपीसीएल है हमारे पास, पंजाब स्टेट पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, वो कंपनी बोले कि मुझे मणिरत्न या नवरत्न स्टेटस दे दो, सेंट्रल गवर्नमेंट कहेगी भाग जाओ, ठीक है। ठीक है, ऑल राइट। तो फर्स्ट एलिजिबिलिटी स्टेटस कि आप सबसे पहले सीपीएससी ही होने चाहिए। सेकंड एलिजिबिलिटी कंडीशन, द कंपनी शुड अर्न या शुड बी अर्निंग लिख लीजिए। द कंपनी शुड बी अर्निंग प्रॉफिट्स फ्रॉम लास्ट 3 years। The company should be earning profits from last 3 years. ठीक है, तो अगर कोई कंपनी जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कंपनी है और वो पिछले 3 साल से प्रॉफिट अर्न कर रही है, तो गवर्नमेंट कहते हैं हम उसको मणिरत्न 2 की कैटेगरी में रख देंगे, मणिरत्न 2 की कैटेगरी में रख देंगे, ठीक है। देन थर्ड कंडीशन बताते, एक और एक्स्ट्रा कंडीशन है, थर्ड कंडीशन, ठीक है। सेकेंड कंडीशन क्या थी? 3 years प्रॉफिट एवरेजली फ्रॉम फॉर द लास्ट 3 years, ठीक है। थर्ड कंडीशन है मिनिमम 1000 crores इन्वेस्टमेंट। जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1000 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट कर दिया, तब उसे मणिरत्न 1 कैटेगरी में रख दिया जाएगा। These 2 conditions are for Miniratn 2 category. All these 3 conditions are for Miniratn 1 category. ठीक है, बोलो। ठीक, ओके। सो सीपीएससी होना चाहिए और पिछले 3 साल से प्रॉफिट में ही रहने चाहिए, तब आप बन जाएंगे मणिरत्न 2। और पहली दोनों कंडीशंस फॉलो कर लिया, मतलब मणिरत्न 2 स्टेटस मिलना जरूरी है, तब मणिरत्न 1 मिलेगा। और फिर मणिरत्न 1 कब मिलेगा? जब गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट लेवल भी वहां 1000 करोड़ कर दिया है, ठीक है। ओके, नाउ फॉर नवरत्न कंपनीज। नवरत्न कंपनीज के लिए गवर्नमेंट कहते कि हमारे पास क्या कंडीशंस हैं, एलिजिबिलिटी कंडीशंस। अगर आपको नवरत्न कंपनी बनना है तो आपके पास पहले मणिरत्न 1 स्टेटस होना चाहिए, ठीक है। अगर आपको नवरत्न कंपनी बनना है तो आपको मणिरत्न 1 स्टेटस होना चाहिए।
and last 3 years average net worth will be up to 15,000 crores. अगर पिछले 3 सालों में आपका एवरेज नेटवर्थ होता है ओवरऑल कंपनी की वैल्यू, वो कैसे निकालते हैं हम? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मार्केट शेयर प्राइस इनटू शेयर कैपिटल। ठीक है, बाकी और भी काफी तरीके होते हैं नेटवर्थ निकालने के, ये एक तरीका है। या एक सेकंड तरीका होता है नेटवर्थ निकालने का, जो भी नहीं, नेटवर्थ मतलब कंपनी के पास एसेट्स कितनी अवेलेबल है, कंपनी की वैल्यू कितनी है। तो कंपनी के पास कितने फिक्स्ड लॉन्ग टर्म एसेट्स अवेलेबल हैं, इसको भी हम नेटवर्थ निकालने का एक तरीका बनाते हैं। टर्नओवर तो है कि मैंने 1 साल में माल कितने का बेचा, ठीक है, वो सेल्स से रिलेटेड है। नेटवर्थ एसेट्स से रिलेटेड। तो कंपनी में लॉन्ग टर्म मतलब 1 साल से ज्यादा वाले फिक्स्ड एसेट्स कितने अवेलेबल हैं, ये भी एक जरिया है निकालने का नेटवर्थ। या ज़्यादा बेटर जो मेथड है वो यही वाला है कि जो हमारी प्रेजेंट मार्केट शेयर की वैल्यू है उसको हम शेयर कैपिटल से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑन एवरेज ये पिछले 3 सालों में 15,000 करोड़ तक है, तब आप बन जाओगे नवरत्न कैटेगरी के कंपनी। फिर महारत्न कैटेगरी की कंपनी, क्या चीज? हाँ जी, गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट जहां पर जितना मर्जी हो, ठीक है, गवर्नमेंट का जो कंपनी की ओवरऑल वैल्यू है वो 15,000 करोड़ तक की है। नहीं, 1,000 करोड़ तो है, 1,000 करोड़ से ज्यादा भी हो सकती है। हजार हजार तो तभी तो वो मिनी रत्न वन बनी है, ठीक है। 1,000 करोड़ तक तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है, उससे ज़्यादा भी हो सकती है, पर ओवरऑल नेट वैल्यू है वो 15,000 करोड़ तक होनी चाहिए, 15,000 करोड़ से ज़्यादा नहीं चाहिए। अब जो ओवरऑल नेटवर्थ है वो 15,000 करोड़ से ज़्यादा हो जाएगी तो वो बन जाएगी महारत्न कंपनी इन लास्ट 3 years। अगर कंपनी की जो नेटवर्थ है वो पिछले 3 सालों में ऑन एवरेज 15,000 करोड़ से बढ़ गई है। अगेन इन्वेस्टमेंट जितना मर्जी का रखा है, से फॉर एग्जांपल कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, अगर आपने इस कंपनी का नाम सुना हो कोल इंडिया लिमिटेड, ठीक है, इंडिया में जितना भी कोल का माइनिंग या एक्सट्रैक्शन हो रहा है उसको ये संभालेंगे। या फिर अगर किसी ने कोल माइंस को लीज भी करना है प्राइवेट सेक्टर को, तो उसको यही कंपनी संभाल रही है, ठीक। ऐसे ही स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, सेल जिसको बोलते हैं, SAIL। ऐसे ही गेल, GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ठीक है, ये बायोगैस, नेचुरल गैस, लिक्विड फीड पेट्रोलियम गैस, इन सब के गैस को प्रोसेसिंग करने वाली कंपनी ये है। अब जब सेल की अगर हम बात करें, सेल बनता है 1970 के आसपास, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तब उसमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्टमेंट किया था 250 करोड़। आज के टाइम पे सेल की वैल्यू कितनी आएगी? लगभग 5 लाख करोड़ कंपनी की वैल्यू, ठीक है। अब चलो कंपनी की वैल्यू हम GDP में नहीं काउंट करते, नहीं तो फिर तो चलो GDP बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है, बट कंपनी की खुद की वैल्यू सेल की वो कितनी हो चुकी है कि वो हो चुकी है 5 लाख करोड़ के करीब। क्यों? क्योंकि वहां पे कंपनी के शेयर्स के प्राइस बढ़ रहे हैं। अच्छा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आवर इंडियन कैपिटल मार्केट? क्या लगता है आपको, क्या अंदाजा होगा इंडिया की कैपिटल मार्केट की वैल्यू कितनी होगी स्टॉक मार्केट की? मतलब कैपिटल मार्केट में हम सब कुछ ले लेते हैं, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, सारा कुछ, कितना वैल्यू होगा अंदाजा? 50 लाख करोड़? हाँ हाँ, बिलियंस के ट्रिलियंस? अच्छा, GDP कितनी है हमारी? नॉमिनल टर्म्स में अराउंड $4.25 ट्रिलियन, रियल टर्म्स में 3.65 ट्रिलियन डॉलर के आसपास है, ठीक है।
अगर मैं आपको कहूं कि नॉमिनल टर्म्स में हमारी स्टॉक मार्केट जो है वो जीडीपी से भी ज़्यादा है, मान लोगे? इंडियन स्टॉक मार्केट की जो वैल्यू है वो लगभग $5 ट्रिलियन के आसपास है, ठीक है। बट क्योंकि शेयर मार्केट को जीडीपी में काउंट नहीं करते, तो बस इसलिए जीडीपी में वो, क्योंकि शेयर्स हैं वो, ना वो गुड्स हैं वो, ना वो सर्विसेज हैं, तो इसलिए वो हम ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब चलो अगर वही हम यूएस की स्टॉक मार्केट की बात करें, यूएस की स्टॉक मार्केट इज अराउंड $50 ट्रिलियन, ठीक है। तो ये अपने आप में एक अलार्मिंग सिचुएशन भी है। ये इतना इन्वेस्टमेंट हो रहा है जो स्पेकुलेटिव टेंडेंसीज को बढ़ा रहा है, आप उसको रियल इन्वेस्टमेंट में कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, वो सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट बन के रह गया, ठीक है। कॉल कर ली, पुट कर लिया, कॉल कर ली, पुट कर लिया, यही में इसी में दुनिया 9:15 बजे बैठती है, सुबह 3:30 बजे तक यही लगी रहती है। हाँ जी। अरे ये तो पिछले 3 महीने में हमारा लगभग 10% गिरा है सेंसेक्स। हाँ जी, वो पिछले 1 महीने का है, पिछले 1 महीने में 15% गिरा है। मैं पिछले 3 महीने का, मतलब जब से ट्रम्प चाचा जीता तब से मैं बता रहा हूँ। तो मतलब जब वो बात आ गई थी कि हाँ जी अब ट्रम्प भैया प्रेसिडेंट है, ओवल ऑफिस संभाल लेंगे, तो पिछले 3 महीने में लगभग 10% सेंसेक्स गिरा है, ठीक है। वो एक अभी कल परसों न्यूज़ भी पड़ी थी कि महाराष्ट्र का एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, उसका 20 लाख रुपया डूब गया, ठीक है। जिगरा भी है नहीं एक तो लोगों दे। चलो सॉरी, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे, बट मार्केट से ही कमाया था, मार्केट में डूब गया, मरने वाली क्या जरूरत थी? नहीं नहीं, वो लास्ट 2 साल की उसकी इन्वेस्टमेंट थी। अगर लास्ट 2 साल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ज़्यादा से ज़्यादा तो चलो मान लिया 12 लाख इन्वेस्ट किया होगा, 2 साल में 7-8 लाख उसकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई। अगर 20 लाख डूब गया तो सुसाइड करने वाला से आपका क्या था? हम्म? चलिए, मतलब पॉइंट ये है ना कि, तो ये अलार्मिंग सिचुएशन, ये इसी अलार्मिंग सिचुएशन की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, कि सिटीजन्स को आप एक शॉर्ट टर्म में पैसा कैसे बनाओ, उसके लिए तो आप ट्रिक्स सिखा रहे हो, कभी कभी शेयर मार्केट में पैसा लगा लो, ठीक है, पर वो फिर जिगरा भी तो है नहीं कि जनता था। ओके, चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो नवरत्न स्टेटस के लिए नवरत्न स्टेटस मिला IRCTC को, ठीक है। ओके, और कौन सा करंट अफेयर पेंडिंग है आज के लिए? आपको शेड्यूल आ गया था इस वीक का कि कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे करंट अफेयर्स में, है ना? ठीक है, ऑलराइट। तो नाउ नेक्स्ट, गिफ्ट सिटी। गिफ्ट सिटी महारत्ना कंपनीज। हाँ, वो यही तो 2 कंडीशंस है ना, कि आपके पास पहले नवरत्न स्टेटस होना चाहिए और आपकी नेटवर्क 15,000 करोड़ से ज्यादा। 15,000, ठीक। आपने कितना लिख लिया? ओके, चलिए, गिफ्ट सिटी, इसका फुल फॉर्म लिखिए, गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी। गुजरात इंटरनेशनल फिनटेक सिटी, ठीक है। इसमें लिखिए, ऑन द लाइंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, ऑन द लाइंस ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स,
गिफ्ट सिटी was established in 2015 was established in 2015 in Gandhinagar, गुजरात। ठीक है, पहले इसका मीनिंग समझ लीजिए, ये है क्या चीज, फिर ये कैसे वर्क करता है वो समझेंगे। व्हाट इज फिनटेक? फाइनेंशियल सर्विसेज आर बीइंग प्रोवाइडेड with the help of technology, that is fintech. Financial services are being provided with the help of टेक्नोलॉजी। जैसे हम गवर्नमेंट का डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर समझते हैं कि गवर्नमेंट ने डायरेक्टली आपके अकाउंट में कोई सब्सिडी को क्रेडिट किया विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन पेमेंट्स या आधार अनेबल्ड जनधन योजना अकाउंट्स। तो टेक्नोलॉजी का हेल्प लिया जा रहा है कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए, दैट इज फिनटेक। ठीक है, तो गुजरात में डेवलप हुआ तो गुजरात फिनटेक। अब इसमें इंटरनेशनल क्या पार्ट है कि हम इंटरनेशनल एफडीआई को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ फॉरेन बैंक्स, फॉरेन कैपिटल मार्केट के इंटरमीडियरीज या फॉरेन स्टॉक मार्केट के ब्रांचेस यहाँ एस्टैब्लिश हों और उससे हम फिनटेक को प्रमोट करें। ठीक है, तो इसीलिए तो हमने इसको लिखा है कि ऑन द ग्राउंड्स ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन। स्पेशल इकोनॉमिक जोन हमने पढ़ा था, डिटेल में नहीं पढ़ा, सिंपली थोड़ा अगर हम इसको अभी पढ़ें। स्पेशल इकोनॉमिक जोन वैसे शुरुआत हुआ था 1966 में, रेगुलेट करने के लिए 2005 में इसको एक एक्ट आ गया था। 1966 में डेवलप हुआ था SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स का कॉन्सेप्ट, और 2005 में इसको रेगुलेट करने के लिए एक एक्ट बना दिया था, स्पेशल इकोनॉमिक जोन प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, 1966 में पहला स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहाँ बनता है? कांडला, गुजरात, कांडला पोर्ट के करीब गुजरात में। ठीक है, ये पोर्ट सिटी है कांडला, तो कांडला पोर्ट के करीब गुजरात में हमारे पास ये फर्स्ट स्पेशल इकोनॉमिक जोन ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश होता है। अब स्पेशल इकोनॉमिक जोन है क्या? गवर्नमेंट कहते कि किसी एरिया को स्पेसिफाई कर दिया जाएगा कि यहाँ पर अगर आप इंडस्ट्री लगाओगे तो हम आपको डिफरेंट काइंड ऑफ इंसेंटिव्स प्रोवाइड करेंगे। जैसे हमने कल या मैंने आपको परसों भी बताया होगा कि गवर्नमेंट इसमें आपको टैक्स हॉलीडेज प्रोवाइड करेंगे। टैक्स हॉलीडेज कैसे रहते हैं? 2 तरह का टैक्स लगेगा किसी भी कंपनी को, या तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स किस इनकम पर लगेगा? कंपनी की इनकम पर, जिसे हम कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बोलते हैं। और इनडायरेक्ट टैक्स क्या लगेगा? एक्साइज ड्यूटी, वैट, GST एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, तो गवर्नमेंट अब किसी फॉरेन की कंपनी को इंडिया में अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि यार तुम इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करो। उसमें गवर्नमेंट ने उनको एक इंसेंटिव प्रोवाइड कर दिया, किस नाम का? टैक्स हॉलीडे के नाम का। गवर्नमेंट ने कहा अगर फॉरेन की कोई कंपनी इस स्पेशल इकोनॉमिक जोन में एस्टैब्लिश होती है तो फर्स्ट 5 ईयर्स के लिए आपको कॉर्पोरेट इनकम टैक्स नहीं भरना पड़े। ठीक है, ऐसे किसी कॉन्सेप्ट को हम टैक्स हॉलीडे बोलते हैं। ठीक, जब इसको हम पॉजिटिवली इस्तेमाल कर रहे हैं, इसी को अगर नेगेटिवली इस्तेमाल करें, ठीक है, शेल कंपनी बना लें, पैसा इधर उधर करें, तो फिर इसी को हम टैक्स हॉलीडे बोलने की बजाय टैक्स हेवंस बोल देते हैं। ठीक है, मीनिंग वही है कि टैक्स नहीं लगता, बस पॉजिटिव यूज हो रहा है तो टैक्स हॉलीडे, नेगेटिवली यूज हो रहा है तो टैक्स हेवंस बोल देते हैं। ठीक है, नाउ तो ये एक फंडा है अट्रैक्ट करने का फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इंडिया में, कि हम आपको टैक्स हॉलीडे दे देंगे
इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगी। ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपने जितना भी प्रोड्यूस किया सारा एक्सपोर्ट होगा। सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि आपने उस एरिया में जितना भी प्रोड्यूस किया वो सारे का सारा एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अब ऐसा स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसमें कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी बनाई गई हैं जो कि कहता है कि हम अपना सारा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब कि वो तो फिर वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे जहां फॉरेन में जिनकी डिमांड ज़्यादा है, तो वो डोमेस्टिक यूज़ के लिए तो हम अपने प्रोडक्ट बना ही नहीं पाएंगे। तो फिर गवर्नमेंट कहते हैं हम इसको डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, इसीलिए 2005 वाला एक्ट आया था कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स जहाँ पे प्रोडक्ट बनेंगे जो इंडिया में बेचे जाएंगे वो अलग बनेंगे, और वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो कि इसलिए बनाए जाएंगे जिनका स्पेसिफिकली प्रोडक्शन एक्सपोर्ट होगा उनको SEZ बोल दिया जाएगा, EOZ या EPZ के नाम से। ठीक है, EOZ या EPZ के नाम से। EOZ एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन्स, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन्स, या EPZ एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स। ठीक है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन जोन्स या एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन्स। क्लियर? यस सर। तो हमारे पास अब दो तरह से स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल हिमाचल प्रदेश में भद्दी। ठीक है, भद्दी में बहुत सारा मेडिकल इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश्ड हैं। ठीक है, वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, बट वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन इन डोमेस्टिक यूज़ वाला है। वहाँ पे जो इंडस्ट्रीज हैं वो डोमेस्टिक सामान बेच रही हैं। ठीक है, इंडिया में सामान बेच रही हैं। हाँ, बट अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहें तो कर सकते हैं, मनाही कोई नहीं है उनको। ठीक है, अगर वो एक्सपोर्ट करना चाहें कर सकते हैं, उनको कोई मनाही नहीं है, बट वो इंडिया में भी सेल करते हैं। ठीक है, ऐसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो इंडिया में भी अपना माल सप्लाई कर सकें, फिर उनको नाम दे दिया SEGIS, दैट इज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। हम इंपोर्ट नहीं करेंगे, हम इंडिया में प्रोडक्शन लेवल को बढ़ाने के लिए और इंपोर्ट को सब्स्टिट्यूट करने के लिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन बना रहे हैं। अब इसी लाइंस पर हम अपने इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को डेवलप कर पाएं और फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करें, उसके लिए बना दिया गिफ्ट सिटी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि पूरे सिटी को ही गिफ्ट फिनटेक सिटी बना दिया है, गांधीनगर के कुछ एरिया को गिफ्ट सिटी का नाम दे दिया कि इस एरिया में कोई फॉरेन का बैंक, कोई फॉरेन की स्टॉक मार्केट की ब्रांच या फॉरेन की कोई डिपॉजिटरी कंपनी आती है तो वो ये उनके लिए कंडीशन हो जाएगी कि वो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को इंडिया में प्रमोट करेंगी। ठीक है, इसमें आप ना एक अच्छा आंसर लिख सकते हो कोट करते हुए कि निर्मला मैडम ने FDI वर्ड के लिए क्या फुल फॉर्म यूज की? फर्स्ट डेवलप इंडिया। निर्मला मैम ने अपने 2024-25 के इंटरिम बजट में ये वर्ड यूज किया था कि वी अट्रैक्ट FDI टू फर्स्ट डेवलप इंडिया। कि हमारा पर्पस FDI मंगवाने का ये नहीं है कि हम तुम्हारा पेट भर रहे हैं, हमारा पर्पस FDI मंगवाने का ये है कि हम इंडिया को डेवलप, हम इस तरीके से अब FDI मंगाएंगे कि FDI से पहले इंडिया ही डेवलप हो, तुम्हारी जेबें बाद में भरे। ठीक है, तो और अच्छा आंसर शो होता है कि हाँ जी बच्चे को लिंकअप करना आता है चीज़ों को। ठीक, क्या चीज़? क्या फुल फॉर्म था इसका? देखिएगा, उसका फुल फॉर्म मेरे दिमाग में नहीं आ रहा। domestic production was then regulate domestic foreign the तारीफ। ठीक है, हाँ जी। ਜਿਹੜੇ SEZ ਆਈਐਸ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਮਤਲਬ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ
नहीं नहीं, ये इन्होंने जो सामान बनाया है वो इंडिया में बेच सकते हैं, फॉरेन में बेचेंगे कोई मनाही नहीं है, ठीक है। बट जो ईपीजेड ईओजेड वाले हैं वो सिर्फ फॉरेन में बेचेंगे, उन पे ये कंडीशन है, ठीक है। सर ये गांधीनगर और ईओजेड में आई क्या है। कौन से वाला? हाँ, ये आईएएस वाला है, ये आईएएस वाला है। हम चाहते हैं कि इंडिया में फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी प्रमोट, ठीक। जो आपका वाला पॉइंट है डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ये पॉइंट ये क्या कहता है ना, ये ज्यादा चलता है क्रूड ऑयल सेक्टर में, ये ज्यादा चलता है क्रूड ऑयल सेक्टर में। इसमें क्या होता है कि क्रूड ऑयल के एक्सट्रैक्शन से लेकर उसको पेट्रोलियम या डीजल या केरोसिन ऑयल में प्रोसेसिंग करने तक बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए, ह्यूज इन्वेस्टमेंट चाहिए, ठीक है। और क्रूड ऑयल का इंपोर्ट जब होगा उसके लिए जो शिप कंटेनर्स चाहिए वो भी स्पेशल क्वालिटी के चाहिए, बिकॉज हमें पता है जी कि क्रूड ऑयल जो है वो हवा में वेपराइज हो जाता है, ठीक है, पेट्रोल उड़ता है नॉर्मली हम बोलते हैं, तो उसके लिए स्पेशल कंटेनर्स भी चाहिए, ठीक है। और वो स्पेशल कंटेनर्स के लिए जो शिप वेसल्स हैं वो भी थोड़े ज़्यादा सुपीरियर क्वालिटी के चाहिए कि जिन पर ज़्यादा हीट, या से मान लीजिए शिप किसी ऐसे एरिया से निकल के आ रहा है जहाँ पे वाटर का टेम्परेचर बहुत हाई है, ठीक है, वो ये आपका ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वहाँ से निकल के आ रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, पानी बहुत ज़्यादा हीट टेम्परेचर में चल रहा है, तो वो ख़राब करेगा वेसल को, फिर कंटेनर्स को। तो वहाँ पे स्पेशल काइंड ऑफ शिपिंग वेसल, स्पेशल काइंड ऑफ शिपिंग कंटेनर्स चाहिए रहते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक डोमेस्टिक टैरिफ एरिया बनाते हैं, फॉरेन की कंपनी को बोलते हैं कि भाई इंडिया में आओ, बट इंडिया की टेरिटरी में आओ, इंडिया के लैंड पे ना आओ। तो हम उनको बोलेंगे कि यार ये हम तुम्हें गोवा के आसपास ना, ये से दिस गोवा के आसपास जो हमारा 22 किलोमीटर वाला एरिया, अगर आपको याद हो हमने पढ़ा था ना 12 न्यूटिकल माइल, याद है? तो हम 12 न्यूटिकल माइल के अंदर अंदर तुम्हें परमिशन दे देंगे कि तुम यहाँ पे प्रोसेसिंग यूनिट लगा लो, ठीक है। और यहाँ पे अगर तुम प्रोसेसिंग यूनिट को ही लगाओगे, ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हें टैरिफ लगेंगे, जो टैक्स लगेगा वो उतना ही लगेगा जितना इंडिया के अंडर लगना था, ठीक है। तुम्हें कोई कस्टम ड्यूटी काइंड ऑफ चार्जेस नहीं लगेंगे, तुम्हें उतना ही टैरिफ, उतना ही चार्जेस लगेंगे जितने इंडिया की ज़मीन पे लगते हैं, मतलब जितने इंडिया में नॉर्मल एक्साइज जीएसटी के रेट है तुम्हें भी उतना ही लगेगा। तो इसको क्रूड ऑयल के केस में ज़्यादा प्रमोट किया जाता, ठीक है, ठीक है, डोमेस्टिक टैरिफ एरिया, ओके। नाउ अगेन गिफ्ट सिटी कंटिन्यू करते हैं। तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन मीनिंग क्लियर है कि क्या होता क्या है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ओके। नाउ गिफ्ट सिटी तो बना दिया 2015 में, अट्रैक्ट करने के लिए कोई ना कोई इंसेंटिव्स प्रोवाइड कर दिए, थोड़ी बहुत कंपनीज आनी शुरू हुई होंगी, वो कंपनीज ने वर्क करना शुरू किया। अब वो वर्क कर रही हैं तो उनकी निगरानी के लिए भी तो कोई चाहिए, कि फॉरेन की कंपनीज आई इंडिया में बैठ के काम कर रही हैं, उनकी कोई निगरानी भी तो करे। तो उसके लिए फिर 2019 में बनाया गया IFSC, IFSC, दैट इज इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एजेंसी, IFSC इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर एजेंसी, ठीक। ये कब बना? 2019 में बना। अब ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है और साथ ही में रेगुलेटरी बॉडी भी है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर। इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी एंड ऑल्सो ए रेगुलेटरी बॉडी। स्टैट्यूटरी बॉडी है, इसका मतलब इसका कोई एक्ट आया होगा अलग से, तो 2019 में इसका एक्ट ही आया था सबसे पहले, IFSC एक्ट, जिसके चलते ये IFSC एजेंसी बन गई। तो ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, पार्लियामेंट में इसका प्रॉपर एक्ट आया था, ठीक है। और सेकेंडली ये रेगुलेटरी बॉडी है, गिफ्ट सिटी में जितनी भी कंपनी आएंगी उनकी जो फाइनेंशियल सर्विसेज का लेन देन हो रहा है, अब चाहे फॉरेन की इन्वेस्टमेंट आ रही है, फॉरेन में इन्वेस्टमेंट जा रही है, इंडिया में वो कोई फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर गवर्नमेंट कहते कि IFSC कंपनी उसकी निगरानी रखेगी। क्लियर? अब इसमें करंट अफेयर क्या है गिफ्ट IFSC सिटी का? इंडियाज फर्स्ट
बुलियंस एक्सचेंज started in GIFT IFSC? India's first वो 1000 करोड़ है बच्चे, सॉरी मैंने अभी आपका कमेंट देखा है, अगर अभी भी आपको वो डाउट है तो वो 1000 करोड़ है. यस, इंडियाज फर्स्ट बुलियंस एक्सचेंज स्टार्टेड इन गिफ्ट IFSC. ये करंट अफेयर है जो हमें गिफ्ट IFSC से रिलेटेड पढ़ना है. व्हाट इज बुलियंस? कॉइन्स. ओके. कमोडिटी. ओके. और मैंने आपको एक बात जिंदगी में समझाई हुई है कि बेटा मीनिंग बताया करो, आप एग्जाम्पल्स में चले जाते हो. अगर से और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है, इंटरव्यू में अगर आपको पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बुलियंस, सर गोल्ड बार्स, वो बोलेगा बेटा पहली फुर्सत में निकल. Yes. The value of precious metals traded on a stock exchange will be treated as bullions, and that exchange is called as bullions exchange. अभी इंडिया में हम इसको 3 मेटल्स ही काउंट करते हैं, गोल्ड, सिल्वर और प्लेटिनम. ठीक है, तब आप फिर एग्जांपल के रूप में बोलोगे हाँ जी गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम. ठीक है, मीनिंग क्या है? whenever precious metals are traded on a commodity exchange, stock exchange गलत वर्ड बोला गया, सॉरी. whenever the precious metals are traded on a commodity exchange is called as bullions, and that exchange is called as bullions exchange. ठीक है, 2000 ये आया है 23 में, ये इंडिया का पहला फुल फ्लेज बुलियंस एक्सचेंज ये 23 में आया है. 2023 से पहले क्या चलता था कि जो गोल्ड या सिल्वर या प्लैटिनम या कोई प्रेशियस मेटल ट्रेड अगर होगा वो ट्रेड होता था MCX पर. ठीक है, बिफोर 2023 these precious metals are traded on या these bullions are traded on MCX, where MCX stands for मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज. तो ये मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पे ट्रेड होते थे. ठीक है, तो गवर्नमेंट को ज़्यादा स्पेसिफिक सेक्टर चाहिए था जहाँ पे सिर्फ बुलियंस ही एक्सचेंज हो, क्योंकि इस मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में तो मसाले, चीनी, गुड़ सारा कुछ ही एक्सचेंज हो रहा है. फार्मर्स के प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी यहीं पे एक्सचेंज हो रहे हैं. तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को तो हमने पहली साइड कर दिया 2016 में इनाम में, बुलियंस को नहीं कर पाए. तो बुलियंस को अब 2023 में जाके किया. इंडिया का पहला बुलियंस एक्सचेंज बनाया कहाँ? गिफ्ट सिटी में. ठीक ठीक, ओके. क्या चीज? यस. हाँ हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. फैबी का कोई फैबी तो इस MCX का रेगुलेटर है. कमोडिटी यहाँ पर ये पता, ये वाला कमोडिटी एक्सचेंज क्या है? ये कमोडिटी एक्सचेंज है फॉर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स. हमने वो पढ़ा था लाइव स्टॉक को कैसे फ्यूचर या ऑप्शन बना के हम डेरिवेटिव्स बेच सकते हैं, वो ये वाला पार्ट मैं बता रहा हूँ आप. अगर मैं किसी परचून की दुकान से 1 किलो गुड़ ले आया, ठीक है, वो फिजिकल एक्सचेंज है. हाँ, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस मतलब डेरिवेटिव्स बना के एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को अगर आपने सेल परचेज करना है, वो यहाँ हो रहा है MCX पर, और MCX का करता धरता सब. ठीक है, समझ लगा मैंने इनको क्या बता? यस सर. किसको नहीं समझ लगा? ईमानदारी के तो पूछ लो बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है. ठीक है,
मैं देखने में डरावने लगता हूँ। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं है, उसको किसी अंडरलाइंग एसेट से या किसी अंडरलाइंग कमोडिटी से हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, मान लीजिए ये एक पर्ची या एक पेज, मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी कि इसकी वैल्यू क्या है, जितनी एट प्रेजेंट गोल्ड की वैल्यू। ठीक, तब ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, तो डेरिवेटिव एक वो वैल्यू है या एक वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जिसकी खुद की कोई वैल्यू नहीं, वो कहीं और से अपनी वैल्यू डराइव करता है। अब वो दो तरीके का होता है, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। ठीक है, तो अभी मैंने वीट को सो कर रखा है, अभी वीट का कल्टीवेशन नहीं हुआ, वो अगले महीने होएगा जाके 14 अप्रैल को। ठीक बात? ठीक है, अब हमारे पास पर वीट बेचने के लिए कोई ना कोई तो पर्सन अवेलेबल होना चाहिए कि मैं इस बायर को अपना वीट बेचूंगा। तो मैंने क्या किया, किसी बायर को पकड़ा, आज उसके साथ डील की कि 1 महीने बाद मेरे से वीट खरीदोगे? वो कहता ठीक है, बताओ किस प्राइस पर, ये वो डील हो गया। ये जो डील है वो इस मार्केट में चल रही है, MCX, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज। और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज को कौन करता धरता है? सेबी। ठीक, तो गोल्ड भी पहले यहीं चलता था ऐसे, अब हमने उसके लिए एक सेपरेट एक्सचेंज बना दिया, बुलियंस एक्सचेंज गिफ्ट सिटी में। क्लियर है? 2023-24 के डेटा के अकॉर्डिंग 22 एंटिटीज गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश हो गई। ठीक है, 22 एंटिटीज गिफ्ट सिटी में एस्टैब्लिश हो गए हैं, जिसमें से 15 फॉरेन बैंक्स हैं, बाकी डिपॉजिटरीज हैं या स्टॉक एक्सचेंजेस की ब्रांचेस हैं। ठीक है, इन 22 में से एक इंडिया का अपना है बुलियंस एक्सचेंज, बाकी 21 फॉरेन एंटिटीज ही है। क्लियर? समझ जाएगा सर? ठीक है, क्या चीज? गिफ्ट IFSC एक प्लेटफॉर्म नहीं है, गिफ्ट IFSC तो एक एरिया है। यहाँ बोल दिया कि जी फॉरेन से कंपनियां आएंगी, यहाँ एस्टैब्लिश होंगी। ठीक है, जैसे SCZ। अब यहाँ पे इंडिया ने अपनी एक बुलियन एक्सचेंज बना दी। ये ऑनलाइन भी वर्क करते हैं, ऑफलाइन भी वर्क करते हैं। मैं फिजिकली यहाँ पर जाऊँगा कि जी मुझे गोल्ड के डेरिवेटिव्स खरीदने हैं, कहेंगे खरीद लो। या फिर उन्होंने अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बना दिया, मैं घर बैठे सर्च करूँगा इंडियाज बुलियन एक्सचेंज या इंडियन बुलियन एक्सचेंज गिफ्ट IFSC के नाम से, इनका प्लेटफॉर्म ओपन हो जाएगा। मैं वहाँ अपना डीमेट अकाउंट नंबर भरूंगा, मैं वहाँ से भी अपना डेरिवेटिव ये खरीद लूँगा। वर्क ये दोनों तरीके से ही कर रहे हैं। ठीक है, अब क्योंकि इन पर ये एक पॉइंट है कि ये फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी को प्रमोट करेंगे, तो ये खुद ऑनलाइन को बढ़ावा देते हैं। अभी तो हमने कहा ना IFSC, क्योंकि ये स्टॉक एक्सचेंज है तो सेबी का भी यहाँ रोल है ना, क्योंकि ये कमोडिटी एक्सचेंज है तो सेबी का भी यहाँ रोल है। सेबी तो रेगुलेट करेगा ही करेगा, बट इस एरिया में इनको कौन रेगुलेट करता है? IFSC, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर, जो कि 2019 में बना था। ठीक है, अराउंड $200 बिलियन तक की इन्वेस्टमेंट आ चुकी है अब तक। ठीक है, और हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 2025 में ये इन्वेस्टमेंट लेवल बढ़ के $500 बिलियन तक हो जाएगा, जो कि अच्छी बात है कि इंडिया की इकोनॉमी पर फॉरेन इन्वेस्टर्स इतना ट्रस्ट शो कर रहे हैं। ठीक है सर? ओके, 23 ठीक है, ओके। एंड
आपके लिए एक होमवर्क है कि जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए ना, उसमें एक पॉइंट होगा जॉब ओरिएंटेड ग्रोथ का, कि गवर्नमेंट का क्या एजेंडा है कि आने वाले 2-3 साल में गवर्नमेंट कैसे जीडीपी को बढ़ाते हुए साथ साथ में जॉब्स को बढ़ाने के बारे में सोच रहे हैं। वो ज़्यादा ऑब्जर्विंग सी बातें हैं कि गवर्नमेंट यहाँ इन्वेस्टमेंट करने का सोच रही है, जिससे इतना जीडीपी बढ़ेगा, ऐसे जॉब्स मिलेंगी, ठीक है। और कुछ डेटा है कि 2024-25 तक गवर्नमेंट ने कहाँ कहाँ कितना कितना इन्वेस्टमेंट कर रखा है और कहाँ कहाँ कितना कितना एम्प्लॉयमेंट है, टेक्सटाइल सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है, रेलवे सेक्टर में कितना एम्प्लॉयमेंट है। तो वो ये डेटा, ठीक है, ये आप ट्राई कीजिएगा कि खुद कवर कर लीजिएगा। इस वीक में 2 पॉइंट्स जो मैंने सोचे थे हम कवर करेंगे, पर थोड़ा लेट हो गए, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाया। एक तो शिप बिल्डिंग था और एक क्रिटिकल मिनरल्स था, वो फिर हम मंडे तक शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो मंडे को फिर हमारा ये वाला इमर्जिंग सेक्टर वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर बैंकिंग शुरू करेंगे फिर हम ट्यूसडे से, ठीक है। क्रिटिकल मिनरल्स और शिप बिल्डिंग। शिप बिल्डिंग के लिए एक छोटा सा करंट अफेयर हमने पढ़ा था बजट के साथ कि शिप बिल्डिंग को या शिप वेसल क्रिएशन को अब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोला जाएगा, ठीक है। मतलब से फॉर एग्जांपल अगर इसको हम सिंपल आसान भाषा में समझें कि अगर मेरी कोई कंपनी है जिसमें मैं शिप बनाता हूँ, तो पहले मेरी कंपनी के जितने भी मैंने शिप बनाए उसको गुड्स प्रोडक्शन में लिखा जाता था कि मेरी कंपनी है शिप बनाने की, मैंने शिप बनाया, वो मेरा प्रोडक्ट है। अब शिपिंग कंपनी अगर कोई शिप बना रही है तो उसको गुड्स ना बोल के उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाएगा कि आपने इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन किया है, तो उसको भी इन्वेस्टमेंट का ही पार्ट माना जाएगा। तो कंजम जो हमारा नेशनल इनकम काउंट करने का फॉर्मूला है y = c + i + g + nx, पहले अगर आपने कोई प्रोडक्शन किया और वो जिस भी कंपनी ने खरीद लिया वो यहाँ काउंट होता था कंजम्पशन एक्सपेंडिचर में। अब अगर आपने शिप बनाया, बिका या नहीं बिका कोई बात नहीं, वो फिर भी वो इन्वेस्टमेंट में काउंट हो जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होगा, उसमें ये बेनिफिट मिलेगा कि अब ज़्यादा कंपनीज मोटिवेट होंगी कि वो शिप बिल्डिंग में इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और गवर्नमेंट कहते कि जो हमने एक और बजट में पढ़ा था MRO, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल ऑफ मशीनरीज, मेंटेनेंस, रिपेयर्स एंड ओवरहॉल ऑफ मशीनरीज, इसको भी इंफ्रास्ट्रक्चर में ही लिया गया है, ठीक है। कि अगर शिप की कोई रिपेयरिंग है, कोई मेंटेनेंस है, कोई ओवरऑल है, कोई और आलतू फालतू का खर्चा है, उस खर्चे को भी कंजम्पशन में ना गिन के इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन में ही, इन्वेस्टमेंट में ही काउंट किया जाएगा। क्लियर, ठीक है। तो ये था एक करंट अफेयर, और गवर्नमेंट ने किस तरीके से इसको इंफ्रास्ट्रक्चर में बनाते हुए इसको प्रमोट करना है वो थोड़ा फिर हम मंडे को करते हैं। क्लियर। तो जो वो जॉब्स ओरिएंटेड ग्रोथ है वो आप पढ़ लेना, क्योंकि वो थोड़ा ज़्यादा डेटा ओरिएंटेड पॉइंट है। क्लियर। तो ये जो दो टॉपिक रह गए हमारे, क्रिटिकल मिनरल्स और शिप बिल्डिंग, ये फिर मैं इस बार टेस्ट में नहीं प्रोवाइड करूँगा, वो फिर नेक्स्ट वीक के टेस्ट में ही प्रोवाइड करूँगा। क्लियर। नोट्स मिल गए थे आपको? उसमें 5 क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। ट्राई कीजिएगा उसको राइट डाउन करने का। ऑलराइट, ठीक।